हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी एडिटोरियल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास आपको डेली 7 से 7:30 बजे के आसपास मिल जाती है। इसी बीच में अपलोड हो जाती है डेली ये क्लास। क्लास के कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो, क्लास की स्टार्टिंग में हम वोकैब देखते हैं जो कि एडिटोरियल से आती है। एडिटोरियल की वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर एग्ज़ाम में आपको एडिटोरियल से वोकैब ज़रूर देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छे खासे स्कॉलर्स के द्वारा ये एडिटोरियल तैयार करा जाता है, तो वो वहाँ पर बहुत अच्छी वोकैब यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वोकैब सबसे बेस्ट वोकैब होती है। वोकैब के बाद हम देखते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, जो कि एक बहुत ही लेटेस्ट मुद्दे पर कोई बात हो रही है, कोई न्यूज़ है, उसके ऊपर एडिटोरियल होता है और उसको बहुत अच्छे से एक बड़े स्कॉलर्स के द्वारा उसको तैयार किया जाता है। ठीक है, वो अपने विचार रखता है और इसको पढ़ने के बाद ना आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। आपको एक सोचने का नज़रिया मिलता है। आप चीज़ों को फिर अलग तरीके से देखते हो। सॉल्यूशन बेस्ड आपका अप्रोच होता है फिर चीज़ों को देखने का। चीज़ों में कमियां नज़र आती हैं और चीज़ों में अच्छाइयाँ भी नज़र आती हैं। तो एक बड़ा आपका ब्रॉड व्यू पॉइंट हो जाता है इसको पढ़ने के बाद। रीडिंग कंप्रहेंशन का जो पार्ट होता है हमारे एग्ज़ाम में, है ना, जो अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस आते हैं और जो वो PQRS के होते हैं, जंबल वर्ड्स, तो वो ना सारा कुछ इसमें कवर हो जाता है इसके थ्रू। क्योंकि आपको एक बार पढ़ना आ गया ना, चीज़ों को समझ में आ गया, तो फिर सारी चीज़ें आसान हैं, फिर उनको करा जा सकता है। देन पैसेज के MCQs में लास्ट में करवाता हूँ। उसमें जो अनसीन के पैसेज में जिन बच्चों को क्वेश्चंस छांटने में, आंसर ढूंढने में दिक्कत आती है, तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चंस मैं डेली रखता हूँ अनसीन पैसेज टाइप के। तो वहाँ से आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आप आंसर अपने आप से ढूंढ पाएंगे फिर। और लास्ट में कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस भी MCQs मैं रखता हूँ, जैसे कि वॉइस के हो जाते हैं, कुछ एक्टिव पैसिव के, कुछ नरेशन के हो जाते हैं और कुछ एरर बेस्ड हो जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर आइडेंटिफिकेशन के हो जाते हैं कि जैसे पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। तो वो सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो आपके दो बड़े पोर्शन, एक तो रीडिंग और एक ग्रामर, दो पोर्शन आपके कवर हो जाते हैं इस एक सिंगल क्लास से। दूसरा, वोकैब के लिए यहाँ पर तो एक छोटे फॉर्म में दिखाई जाती है वोकैब, लेकिन वोकैब की 10 बजे स्पेशल क्लास होती है। वहाँ पर तो चीज़ों को हम बहुत ग्रेट डिटेल में पढ़ते हैं भाई। तो वहाँ पर एंटोनियम सिनोनिम्स करते हैं। उसके अलावा वहाँ पर ईडियम फ्रेज पढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पढ़ते हैं। और उस क्लास के लास्ट को मैं ऐसे करता हूँ, उसमें ना MCQs के थ्रू, ट्रिकी MCQs के थ्रू प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो उसके बाद तो सारा कुछ याद हो जाता है। तो वो क्लास तो भाई, वो तो रामबाण क्लास है, वो हर बच्चे के लिए मस्ट वॉच है। और उसके बाद तो वोकैब की कोई दिक्कत मुझे लगता है किसी स्टूडेंट को नहीं आती है। बहुत बड़ा सपोर्ट है वहाँ पर सभी बच्चों का और काफ़ी वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है। बहुत व्यूज़ जाते हैं उस क्लास के। तो काफ़ी अच्छी क्लास है, उसको आप ज़रूर लिया करें। दोनों क्लासेस मस्ट वॉच हैं, आधा आधा घंटे की होती हैं। तो 1 घंटा है, अगर आप 2x पर भी देखेंगे तो आप आधा पौना घंटा में दोनों क्लासेस को निपटा देंगे, जिससे कि आपकी इंग्लिश का लेवल आप देखना कुछ ही महीनों में बहुत अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। ओके, क्लास की PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम से डाउनलोड करो, लिंक अवेलेबल है इसमें डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से क्लास की इस PDF को डाउनलोड करो और खुद से एक बार क्लास के बाद में दिन में आप खुद से एक बार एडिटोरियल खुद से पढ़ना। और उसके बाद अपने आप ट्राई करना, जो क्वेश्चंस हैं उसमें खुद से आप उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तभी आप चीज़ों को एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स, बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस आगे को आपको देखने को मिलेंगी इन नियर फ्यूचर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, इसके बेनिफिशियरी कौन रहेंगे। देखो, वैसे तो इंग्लिश की क्लास है, तो जहाँ भी इंग्लिश आती है वहाँ पर ये बेस्ट है, सभी लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होती है क्लास। लेकिन उसके अलावा कुछ स्पेशल जो SSC के एस्पायरेंट्स हैं, जो CGL की तैयारी करते हैं, CPO, CHSL और स्टेनो, या फिर SSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल क्लास है। उसके अलावा बैंक हम जो बैंक एस्पायरेंट्स हैं, डिफेंस जैसे कि CDS और NDA के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बेस्ट है ये क्लास। और UPSC एस्पायरेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी क्लास है। UPSC एस्पायरेंट्स के लिए तो ये एडिटोरियल भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसको पढ़ना ही अपने आप में बहुत बड़ा युद्ध होता है। एडिटोरियल आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर मैं चीज़ों को तरीके से समझाता हूँ, तो UPSC एस्पायरेंट्स भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इंपॉर्टेंट वर्ड से शुरुआत करते हैं। फोस्टर, पहला वर्ड है फोस्टर। ये होता है एक वर्ब। इसका मतलब होता है बढ़ावा देना या फिर पोषण करना। टू अनकरेज और प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का, इसको बड़ा कर लेते हैं ना थोड़ा सा। अब ठीक है। फोस्टर वर्ब होता है, इसका मतलब होता है बढ़ावा देना या फिर पोषण करना। टू एनकरेज और प्रमोट, किसी चीज को आप एनकरेज कर रहे हो या प्रमोट कर रहे हो, तो उसी को बोलते हैं फोस्टर करना।
द गवर्नमेंट एम्स टू फोस्टर, गवर्नमेंट ने क्या एम करा है, फोस्टर करना, बढ़ावा देने का इनोवेशन को, है ना। इनोवेशन क्या होता है, ये जो जो इनोवेट करते हैं चीज़ों को, जैसे बिजनेस वगैरह हो गया या कोई और चीज़ हो गई, आविष्कार वगैरह टाइप की मान लो ना चीज़ें, इनोवेशन। बाई प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्टअप्स, बिजनेस में भी हो जाता है कुछ चीज़ें भाई, बिजनेस में भी तो रोज एक नए इनोवेशन ही हो रहा है ना। तो जो नए स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स होते हैं छोटे छोटे जो बिजनेस शुरू हो रहे हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए, फोस्टर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एम किया है गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सपोर्ट का, मतलब उनको फाइनेंशियल हेल्प देने का। तो फोस्टर मतलब बढ़ावा देना, नर्चर करना, एनकरेज करना और कल्टीवेट करना। नर्चर मार्क करो, ये अच्छा वर्ड है इसमें। अच्छा, एक तरफ तो बढ़ावा दिया जा रहा है ना, पोषण हो रहा है काफ़ी, लेकिन दूसरी तरफ हिंडर है, मतलब आप हिंडर कर रहे हो, उसको बाधा डाल रहे हो। सप्रेस दमन हो रहा है और डिस्करेज कर रहे हो आप, है ना। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, हिंडर, सप्रेस और डिस्करेज। हिंडर को मार्क करो इसमें, ये अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड है रैपोर्ट। रैपोर्ट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है अच्छा तालमेल, सौहार्दपूर्ण संबंध, मतलब एक क्लोज और हारमोनियस रिलेशनशिप है। अच्छे खासे रिलेशन को रैपोर्ट बोल देते हैं। अ टीचर शुड बिल्ड अ गुड रैपोर्ट, टीचर को क्या करना चाहिए, गुड रैपोर्ट मतलब एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ में, टू क्रिएट एन एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, एक एंगेजिंग, एक काफ़ी ज़्यादा लिप्त होने वाला लर्निंग, सीखने का एनवायरनमेंट बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो रैपोर्ट मतलब अच्छा रिश्ते को बोलते हैं रैपोर्ट। बॉन्ड हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है और हारमनी हो सकता है, हारमनी को मार्क कर लो, ठीक है। बॉन्ड भी ठीक है, इसको बॉन्ड को भी मार्क कर लो। तो ये 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, बॉन्ड, कनेक्शन और हारमनी। अच्छा, एक तरफ तो रिश्ते अच्छे हैं, बॉन्ड है एक अच्छा, कनेक्शन है, लेकिन दूसरी तरफ कन्फ्लिक्ट है, मतलब द्वंद्व है आपस में, डिस्कॉर्ड है और डिसहारमनी है। कन्फ्लिक्ट को मार्क कर लो और डिस्कॉर्ड को मार्क कर लो, दोनों अच्छे वर्ड हैं। आगे कॉन्सुलेट, कॉन्सुलेट होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है वाणिज्य दूतावास। कंसुलेट होता है वाणिज्य दूतावास, बोले तो एम्बेसी। द ऑफिस, कोई ऑफिस है या बिल्डिंग है, वेयर अ कंसुल वर्क्स टू असिस्ट दियर कंट्रीज सिटीजन्स। कंसुल वर्क करते हैं, मतलब दूत जो होते हैं वो वर्क करते हैं टू असिस्ट दियर कंट्रीज सिटीजन, अपने कंट्री के सिटीजन को असिस्ट करने के लिए, इन अ फॉरेन कंट्री। तो ये ना एम्बेसी होगी ना, एम्बेसी में कौन होता है, वहाँ पर एम्बेसडर होता है हमारा कंसूल। तो वो क्या काम करते हैं, वो इसलिए काम करते हैं। अच्छा, ज़रूरत क्या है, देखो एम्बेसी क्या काम करती है, जो हमारे सिटीजन्स बाहर रह रहे हैं, दूसरे देश में जो हमारे सिटीजन्स रह रहे हैं, उनको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े, उनके वेलफेयर के लिए हमारी एम्बेसी होती है। तो वही है कंसुलेट मतलब एम्बेसी। द इंडियन कंसुलेट इन न्यूयॉर्क, जो इंडियन कंसुलेट या एम्बेसी है न्यूयॉर्क में, हेल्प्स इंडियन सिटीजन्स, वो क्या हेल्प करती है, इंडियन सिटीजन्स की हेल्प करती है, भारतीय नागरिकों की हेल्प करती है विज वीज़ा, वीज़ा में एंड पासपोर्ट सर्विस में। तो इन दोनों सर्विस में, वीज़ा में और पासपोर्ट सर्विस में हेल्प करते हैं। एम्बेसी होना, डिप्लोमेटिक ऑफिस होना और मिशन, मिशन भी वही है। तो अच्छा ये हो गई। अच्छा, इसका कोई देखो डायरेक्ट अपोजिट तो है नहीं, एम्बेसी का क्या अपोजिट होगा, तो वो उसको छोड़ दीजिए। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है कंटिंजेंट। ये होता है एक एडजेक्टिव और एक नाउन भी होता है ये। इसका हिंदी में मीनिंग होता है आश्रित या फिर निर्भर। प्रतिनिधि मंडल, उसको कंटिंजेंट बोल देते हैं। डिपेंडेंट ऑन सर्टेन कंडीशंस। अब इसका एडजेक्टिव में यूज है तो इसका मतलब है कि डिपेंडेंट हैं आप सर्टेन कंडीशंस पर। और नाउन में इसका क्या मतलब है, अ ग्रुप ऑफ पीपल रिप्रेजेंटिंग अ लार्जर एंटिटी। एक ग्रुप है लोगों का जो एक बड़ी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। द सक्सेस ऑफ इवेंट इज कंटिंजेंट। जो सक्सेस है ना, इवेंट की जो सक्सेस है, जो भी काम, जो कार्यक्रम होने वाला है, उसकी जो सक्सेस है वो किस चीज़ पर कंटिंजेंट है, मतलब निर्भर है, डिपेंड है ऑन द वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन पर निर्भर है। तो कंडीशनल है कोई चीज़, डिपेंडेंट है और सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू मतलब कंडीशन लग गई है। अच्छा, एक तरफ तो कंडीशन लगी हुई है, निर्भर है, लेकिन दूसरी तरफ सर्टेन है, डेफिनिट है और अनकंडीशनल है, उस पर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, सर्टेन, डेफिनिट और अनकंडीशनल। अगला वर्ड है इम्प्लीकेशन। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है निहितार्थ या फिर प्रभाव। प्रभाव से मतलब समझो इसका आप एक इफेक्ट या फिर रिजल्ट को बोलते हैं इम्प्लीकेशन। अ पॉसिबल इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन और डिसीजन। एक पॉसिबल इफेक्ट है या रिजल्ट है किसी एक्शन या डिसीजन का। द न्यू लॉ, जो नया कानून है, हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशंस, उसके बहुत काफ़ी सीरियस, काफ़ी गहरे
इम्प्लीकेशंस हैं, प्रभाव हैं, फॉर द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए, वातावरण के लिए। कंसिक्वेंस होना, इफेक्ट होना और आउटकम होना। आउटकम मार्क करो, कंसिक्वेंस भी मार्क करो। अच्छा, एक तरफ तो बहुत उसके इफेक्ट हैं, है ना, आउटकम है, रिजल्ट निकल रहे हैं, उसके कंसिक्वेंस हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इररिलेवेंस है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसके कोई मायने नहीं है, इनसिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अनरिलेटेडनेस है ना, रिलेटिविटी नहीं है उसकी इतनी ज़्यादा। तीनों इसके हो जाते हैं एंटोनियम्स। आगे डिसरप्शन होता है एक नाउन, बाधा को बोलते हैं या फिर विघटन। अ डिस्टरबेंस और प्रॉब्लम, एक डिस्टरबेंस है या एक प्रॉब्लम है जो इंटरप्ट करती है, मतलब रोकती है, एन इवेंट, किसी इवेंट को, एक्टिविटी को या फिर किसी प्रोसेस को, उसी को बोलते हैं डिसरप्शन। द पावर आउटेज caused a major disruption in the city's transportation system। पावर आउटेज, पावर कट है या पावर की शॉर्टेज है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, एक मेजर डिसरप्शन हो गया है, मतलब एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है इन द सिटीज़ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अच्छा सोचो ना, दिल्ली में अगर इलेक्ट्रिसिटी का डिसरप्शन हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा डिसरप्ट हो जाएगा। अगर दिल्ली में लाइट कट चली जाए, पूरी दिल्ली की बिजली चली जाए, ग्रिड फेल हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ का जो हमारे शहर का ये है ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो डिसरप्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बाधा पड़ जाएगी उसमें। इंटरप्शन होना, डिस्टर्बेंस होना और ब्रेकडाउन होना, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, ब्रेकडाउन को मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो बाधा हो रही है, डिसरप्शन हो रहा है और इंटरप्शन हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कंटिन्यूएशन में है, चीज़ें कुछ नहीं रुका है, स्टेबिलिटी में है, जैसी थी वैसे ही स्टेबल है, ऑर्डर में है, कोई ऑर्डर नहीं खराब हुआ है। इवॉल्व अगला वर्ड है, इवॉल्व ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है विकसित होना। इवॉल्व करना मतलब डेवलप करना, ग्रो करना, उन्नति करना। तो टू डेवलप ग्रेजुअली ओवर टाइम, समय के साथ साथ डेवलप करना। ह्यूमन सोसाइटी कंटिन्यूज टू इवॉल्व, ह्यूमन सोसाइटी क्या कंटिन्यू कर रही है, इवॉल्व करना, ग्रो करना, डेवलप करना। विद विद एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ। डेवलप, प्रोग्रेस और एडवांस, तीन सिनोनिम्स हो जाते हैं, इसमें से एडवांस मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो बढ़ रहा है ना, चीज़ें बढ़ रही हैं, डेवलप कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ डिक्लाइन हो रहा है, डिटीरियोरेट हो रही हैं, स्टैग्नेट है, मतलब बढ़ नहीं रहा, वैसे का वैसा ही रुका हुआ है। तो तीन एंटोनिम्स हो जाते हैं, डिक्लाइन, डिटीरियोरेट और स्टैग्नेट। स्टैग्नेट को मार्क करो, कल ही पढ़ाया है इसको, कल वाली क्लास में मिलेगा आपको। डिटीरियोरेट भी अच्छा वर्ड है, इसको भी मार्क कर लो। चलिए अगला देखते हैं। डिस्क्रीट एडजेक्टिव होता है ये, इसका मतलब होता है सतर्क या फिर समझदार। केयरफुल होना स्पीच में और एक्शंस में, टू अवॉइड कॉजिंग ऑफेंस और रिवीलिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन। केयरफुल होना स्पीच में या फिर एक्शन में, जिससे कि आप अवॉइड कर सको कॉजिंग ऑफेंस या फिर रिवीलिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन। तो मतलब सतर्क रहने को बोलते हैं, आप केयरफुल हो, सतर्क हो अपने एक्शंस में और अपनी बोलचाल में। शी वॉज डिस्क्रीट इन हैंडलिंग द कॉन्फिडेंशियल कंपनी डॉक्यूमेंट। वो कैसा था, डिस्क्रीट था, मतलब सतर्क था, कॉशियस था, केयरफुल था। इन हैंडलिंग द कॉन्फिडेंशियल, देखो कॉन्फिडेंशियल है, इसका मतलब होता है गोपनीय। कोई चीज़ अगर गोपनीय है, कोई सीक्रेट है, उसको कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, तो वो हैंडल करने में कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को वो कैसी थी, डिस्क्रीट थी, काफ़ी सतर्क थी। कॉशियस, टैक्टफुल और डिप्लोमेटिक, टैक्टफुल को कर लो मार्क। अच्छा, एक तरफ तो सतर्क है, समझदार है, डिस्क्रीट है, लेकिन दूसरी तरफ इनडिस्क्रीट है, केयरलेस है, रेकलेस है। रेकलेस को मार्क करो, मतलब सतर्क नहीं है आप, लापरवाह हैं। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, इनडिस्क्रीट, केयरलेस और रेकलेस। नेक्स्ट अगला वर्ड है नेविगेट। ये होता है एक वर्ब, मार्गदर्शन करने को बोलते हैं नेविगेट करना या फिर रास्ता खोजना। देखो नेविगेशन होता है ना, नेविगेशन क्या होता है, उससे आप दिशा का पता लगाते हो, कौन सी दिशा किधर है। तो नेविगेट करना क्या है, किसी चीज़ का रास्ता खोजना या फिर किसी चीज़ का, किसी बात का पता लगाना, वही होता है नेविगेट। टू फाइंड्स वंस वे थ्रू अ डिफ़िकल्ट पाथ और सिचुएशन, किसी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से या डिफ़िकल्ट रास्ते से अपने एक पाथ बनाना, पाथ को ढूंढना। द पायलट हैड टू नेविगेट, पायलट को क्या नेविगेट करना पड़ता है, क्या ढूंढना पड़ता है, रास्ता ढूंढना पड़ता है। थ्रू द स्टॉर्म, स्टॉर्म में से मतलब तूफान में। टू सेफली लैंड द प्लेन, प्लेन को सेफली लैंड कराने के लिए। स्टीयर करना, डायरेक्ट और मैन्यूवर, तो तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, स्टीयर, डायरेक्ट और मैन्यूवर। मैन्यूवर मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो नेविगेट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं चीज़ों को, रास्ते को ढूंढ रहे हैं,
लेकिन दूसरी तरफ मिसगाइड हो रहा है, रास्ते को भटकाया जा रहा है, डिसोरिएंट हो रहे हैं और लूज हो गए हैं, मतलब भटक गए हैं। अगला वर्ड है वेरी। वेरी होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सतर्क, एकदम चौकस। कॉशियस और सस्पिशियस अबाउट पोटेंशियल डेंजर। कॉशियस हैं, सस्पिशियस हैं, संदेहास्पद हैं, अबाउट पोटेंशियल डेंजर, जो कोई डेंजर हो सकता है उसके प्रति हम सतर्क हैं, चौकस हैं, कॉशियस हैं। इन्वेस्टर्स शुड बी वेरी। इन्वेस्टर्स को क्या होना चाहिए? वेरी होना चाहिए, मतलब चौकस होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। ऑफ फ्रॉडुलेंट स्कीम्स। फ्रॉडुलेंट जो फर्जीवाड़े की जो स्कीम्स होती हैं वो, दैट प्रोमिस अनरियलिस्टिक रिटर्न्स, जो अनरियलिस्टिक रिटर्न का वादा करती हैं। अनरियलिस्टिक मतलब जो रियल ना हो चीज़। कॉशियस होना, विजिलेंट होना और अलर्ट होना, तीन इसके वेरी के सिनोनिम्स हो जाते हैं। विजिलेंट को मार्क कर लो, अच्छा है। कॉशियस भी ठीक है, इसको भी कर लो। अच्छा, एक तरफ तो सतर्क हो आप, चौकस हो, लेकिन दूसरी तरफ रेकलेस हो, मतलब लापरवाह हो, केयरलेस हो, ट्रस्ट कर रहे हो चीज़ों पर, आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे हो, तो रेकलेस को मार्क करो इसमें। अगला वर्ड है अजर्ट। अजर्ट होता है एक वर्ब, दावा करना या जोर देने को बोलते हैं अजर्ट करना। द स्टेट ऑफ अ फैक्ट और बिलीफ कॉन्फिडेंटली एंड फोर्सफुली। एक ऐसी स्थिति है, कोई फैक्ट या फिर आप बिलीव कर ले रहे हो कॉन्फिडेंटली एंड फोर्सफुली। द लॉयर अजर्टेड हिज क्लाइंट्स इनोसेंस इन द कोर्ट। लॉयर ने क्या करा है? दावा करा है, अजर्ट करा है, दावा करा है, जोर दिया है अपने क्लाइंट की इनोसेंस पर। मतलब लॉयर क्या करता है? अपनी क्लाइंट को निर्दोष साबित करता है ना, दोनों लॉयर्स, तो वही है, उसने निर्दोष साबित करने पर क्या करा है? कोर्ट में अजर्ट करा है, दावा करा है। डिक्लेयर करना, स्टेट करना और अफर्म करना, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अफर्म को मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो दावा करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डिनाई करा जा रहा है, नकार दिया जा रहा है चीज़ों को, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक बात हो रही है उसको काट दे रहे हैं। रिफ्यूट करना, तीन एंटोनिम्स हो जाते हैं। रिफ्यूट को कर लो मार्क। अगला है परस्यूट। परस्यूट होता है एक नाउन, खोज या प्रयास को बोलते हैं परस्यूट। द एक्शन ऑफ चेजिंग और स्ट्राइविंग फॉर समथिंग। किसी चीज़ की आप चेज कर रहे हो, किसी चीज़ का आप पीछा कर रहे हो, वही होता है परस्यूट। हिज परस्यूट ऑफ नॉलेज, उसके जो प्रयास, उसकी जो खोज है नॉलेज की, लेड हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट, और उसने क्या, उसको क्या बना दिया है? एक वैज्ञानिक बना दिया है। क्वेस्ट होना, सर्च होना और चेज होना, क्वेस्ट को मार्क करो। अच्छा, क्वेस्ट क्या है? क्वेश्चन इसी से तो बना है। क्वेस्ट का मतलब होता है आप प्रयास कर रहे हो चीज़ों को ढूंढने का, क्वेस्ट है ना, ढूंढ रहे हो। क्वेश्चन के थ्रू हम क्या करते हैं? कोई एक आंसर ही तो ढूंढ रहे होते हैं, तो वही है क्वेस्ट, मतलब खोज। एंटोनियम देखते हैं, अबेंडनमेंट, निग्लेक्ट करना। देखो, एक तरफ तो आप चीज़ों को खोज रहे हो, नॉलेज खोज रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो निग्लेक्ट, रिट्रीट। तो ये हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। आगे चलिए, वर्ड्स तो कंप्लीट हो गए हैं, अब करते हैं हम एडिटोरियल एनालिसिस। और आज का एडिटोरियल का टाइटल है शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑन इंडिया फ्रांस टाई। इंडिया और फ्रांस के टाई, टाई मतलब रिश्ते, रिलेशनशिप, इनके संबंधों के बीच में ये बात होगी। शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग मतलब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर्ड है, दोनों तरफ से एक जैसी अंडरस्टैंडिंग हमारी इंडिया और फ्रांस की होती है। द मोदी विजिट टू फ्रांस। मोदी ने क्या करा है? विजिट करा है फ्रांस को। हेल्ड ब्रोडर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, और उससे क्या हुए हैं? काफ़ी ब्रोडर मतलब काफ़ी बड़े, उसमें स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन, इफेक्ट उसमें हैं। देखो, द मोदी आया है, आप कहोगे भाई मोदी तो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते दा वगैरह, लेकिन ये मोदी के लिए नहीं आया, ये आया है विजिट के लिए। द मोदी विजिट, इसको मोदी तो एक तरीके से एडजेक्टिव के रूप में आया है यहाँ पर, दा जो आया है वो आया है विजिट के लिए। द मोदी विजिट, मोदी की जो विजिट है फ्रांस में, हेल्ड, उसमें क्या है? एक ब्रोडर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं, उसके काफ़ी बड़े प्रभाव पड़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको भी। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस दिस वीक। अपनी हिज विजिट, किसकी विजिट है? अब देखो, मोदी जी की विजिट के बारे में बात हो रही है। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस दिस वीक, अभी मोदी जी गए हुए हैं ना फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर हैं, तो उसके बारे में बात हो रही है। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस दिस वीक, इस हफ्ते जो अपनी उनकी विजिट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटेड दैट, उन्होंने क्या स्टेट करा है, क्या बताया है? उन्होंने बताया है दैट इंडिया एंड फ्रांस कुड बी अ फोर्स फॉर ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने कहा है मोदी जी ने कि इंडिया और फ्रांस जो है ना, ये ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत बड़ा बल साबित हो सकते हैं। दिस स्टेटमेंट कैरीड सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट फॉर बोथ हिम एंड हिज होस्ट। अब देखो, दो बातें आ गई, हिम एंड होस्ट।
तो हिम मतलब मोदी जी अब के लिए हो रहा है यूज़, और जो उनका होस्ट है, होस्ट किसके लिए हो रहा है, कहाँ पर गए हैं, फ्रांस में गए हैं, तो फ्रांस मेजबानी कर रहा है, तो होस्ट किसके लिए आया है, फ्रांस मतलब इमैनुअल मैक्रोन जो वहाँ के प्राइम प्रेसिडेंट हैं उनके लिए। आगे उसने एक्सप्लेन भी कर दिया, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, जो मोदी जी ने कहा कि हम एक बहुत बड़ा फोर्स साबित हो सकते हैं ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो ये स्टेटमेंट कैरीड सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट। जियोपॉलिटिकल मतलब पूरी जो विश्व की राजनीति है उसके बारे में एक बहुत बड़ा कंटेक्स्ट इसमें छुपा हुआ है। द विजिट टुक प्लेस जस्ट बिफोर मिस्टर मोदी शेड्यूल्ड ट्रिप टू वॉशिंगटन। और ये जो विजिट है ना नरेंद्र मोदी की फ्रांस में, ये कब हो रही है, टुक प्लेस जस्ट बिफोर मोदी शेड्यूल्ड ट्रिप। अभी मोदी जी की जो एक ट्रिप है वो शेड्यूल है, वॉशिंगटन भी जाएंगे वो अमेरिका, तो उसके बिल्कुल पहले हो रही है, एकदम पहले हो रही है। वेयर मतलब वॉशिंगटन में, वेयर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस अनप्रेडिक्टेबिलिटी हैज़ रीशेप्ड ग्लोबल डायनामिक्स। और जहाँ पर वॉशिंगटन में, जहाँ पर ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, एकदम से कोई भी एक्शन हो जाता है वहाँ से, हैज़ रीशेप्ड ग्लोबल डायनामिक्स। और उसने क्या कर दिया है, दोबारा से रीशेप कर दिया है। ग्लोबल मतलब वैश्विक, डायनामिक्स मतलब चीज़ों को बदलती हुई चीज़ों को, तो वो उसने सारा कुछ बदल रखा है। दिस वॉज मिस्टर मोदी 6th विजिट टू फ्रांस एज प्राइम मिनिस्टर। ये नरेंद्र मोदी की छठी विजिट है फ्रांस को एज ए प्राइम मिनिस्टर। वाइल मिस्टर मैक्रोन हैज़ ट्रेवल टू इंडिया 3 times। और जबकि मिस्टर मैक्रोन जो है वहाँ के राष्ट्रपति फ्रांस के, वो कितनी बार आए हैं यहाँ पर इंडिया में, 3 बार आए हैं। फोस्टरिंग दियर विजिबल रैपोर्ट, और क्या फोस्टर करते हुए मतलब बढ़ावा देते हुए, दियर विजिबल रैपोर्ट, रैपोर्ट क्या है, अच्छे संबंधों को तालमेल बैठाते हुए। इन पेरिस, पेरिस में दे को चेयर द एआई एक्शन समिट। अब दे मतलब मोदी जी और मैक्रोन के बारे में आया है, दे को चेयर मतलब एक साथ में बैठे, वो उन्होंने मतलब आपस में साथ में मीटिंग ली। द एआई एक्शन समिट, एआई एक्शन समिट पर जो भी हुआ है, कल उसके बारे में मैंने शायद कल या परसों में एडिटोरियल मैंने कराया भी है आपको उसके बारे में, एआई एक्शन समिट पर कल ही कराया है शायद। बिफोर ट्रैवलिंग टू मर्सीले, मर्सीले जाने से पहले उन्होंने वहाँ पर एआई समिट में साथ में वो को चेयर हुए, बैठे साथ में। देयर वहाँ पर दे इनोग्रेटेड आ न्यू इंडियन कंसुलेट। और वहाँ पर उन्होंने क्या इनोग्रेट करा, एक नया इंडियन कॉन्सुलेट मतलब एम्बेसी। विजिटेड आ मल्टीलेटरल थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट, विजिट करा उन्होंने मल्टीलेटरल थर्मल जो प्रोजेक्ट होते हैं, रिएक्टर प्रोजेक्ट उसको। एंड टूर्ड आ शिपिंग कंपनी, और एक शिपिंग कंपनी को भी वो देखने गए। टूर्ड मतलब देखने गए, वहाँ पर उसको विजिट किया। Their discussions focused on strengthening the defense partnership। उनका जो डिस्कशन हुआ वो उस किस चीज़ पर फोकस था, Their discussions, ये जो डिस्कशन थे उनके, वो फोकस थे किस चीज़ पर, ऑन स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करने पर, डिफेंस पार्टनरशिप को, जो हमारे डिफेंस है, जो फोर्स है उसकी पार्टनरशिप को। रिव्यूइंग डील्स ऑन मिसाइल्स, जो मिसाइल्स में, हेलीकॉप्टर में और जेट इंजन में जो डील्स होंगी उनको रिव्यू कर रहे थे, उनको देख रहे थे बारीकी से। इंडिया ऑल्सो ऑफर्ड इंडियन मेड रॉकेट लॉन्चर्स। इंडिया ऑल्सो ऑफर्ड, इंडिया ने क्या ऑफर करा है, नरेंद्र मोदी ने क्या ऑफर करा है फ्रांस को, इंडियन मेड रॉकेट लॉन्चर्स। जो हमने रॉकेट लॉन्चर्स बनाए हैं वो भी हमने वहाँ पर ऑफर करे हैं। डेज आफ्टर द मोदीज गवर्नमेंट अनाउंस्ड अमेंडमेंट्स टू इंडियाज न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉज। डेज आफ्टर मतलब कई दिनों के बाद जब मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है अमेंडमेंट मतलब सुधार, टू इंडियाज न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉज, जो हमारी न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉज हैं उनमें जो हमने सुधार करे हैं, उसके कुछ दिनों के बाद बोथ कंट्रीज एग्री टू डेवलप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। दोनों कंट्री ने एग्री करा है डेवलप करने का स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को। एंड एडवांस द लॉन्ग स्टॉल्ड सिविल न्यूक्लियर डील, और उन्होंने क्या करा है कि भैया एडवांस करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, लॉन्ग स्टॉल्ड सिविल न्यूक्लियर डील, जो सिविल न्यूक्लियर डील है उसको आगे बढ़ाएंगे। द लीडर्स डिस्कस्ड ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स, और ये जो दोनों लीडर्स हैं नरेंद्र मोदी और इमानुएल मैक्रोन, इन्होंने डिस्कस करी हैं ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स, जो विश्व में जो कन्फ्लिक्ट चल रही है ना, जो युद्ध चल रहे हैं उनके बारे में भी, कन्फ्लिक्ट होता है युद्ध, उनके बारे में भी इन्होंने डिस्कस करा है। इंक्लूडिंग दोज इन यूक्रेन, यूक्रेन में और गाजा में। अभी जो दो मेजर युद्ध चल रहे हैं, एक तो यूक्रेन में चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और एक गाजा में चल रहा है इसराइल और उसके फलस्तीन की जो वो है ना हमास, उसके बारे में। तो इन दोनों के बीच में चल रहा है, तो इन दोनों को उन्होंने डिस्कस करा है। दे ऑल्सो रीअफर्म्ड देयर कमिटमेंट टू एडवांसिंग द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, an initiative in which both countries play a key role that is contingent on West Asia stability।
दे ऑल्सो रीअफर्म, उन्होंने फिर से और बातें करी हैं और जोर दिया है देयर कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट पर, टू एडवांसिंग, एडवांस करने पर, आगे बढ़ाने पर, द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखो ये एक कॉरिडोर बन रहा है जिसके थ्रू आगे को ट्रेड हुआ करेगा, ट्रांसपोर्टेशन हुआ करेगा, तो उसके बारे में इन्होंने बात करी। एन इनिशिएटिव, एक ऐसा इनिशिएटिव है ये कॉरिडोर वाला जो है इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक ऐसा इनिशिएटिव है इन विच बहुत कंट्रीज, जिसमें दोनों कंट्रीज़ का एक बहुत की रोल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज़ कंटिंजेंट, और जो क्या है काफ़ी ज़्यादा कंटिंजेंट है, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन वेस्ट एशिया स्टेबिलिटी, जिस पर सारी जो वेस्ट एशिया है ना उसकी जो पूरी स्टेबिलिटी है वो उसी पर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है वेस्ट एशियन स्टेबिलिटी के ऊपर। ये जो प्रोजेक्ट है ये किस पर डिपेंडेंट है, वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी पर। मिस्टर मैक्रोन रेफर्ड टू इंडिया एंड फ्रांस एज टू ग्रेट पावर्स दैट आर क्लोजली अलाइंड। मिस्टर मैक्रोन ने रेफर करा है इंडिया और फ्रांस को, उन्होंने बताया है कि इंडिया और फ्रांस जो हैं, उन्होंने बताया कि ये दो ग्रेट पावर्स हैं दैट आर क्लोजली अलाइंड, कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा आपस में तालमेल के साथ में चलते हैं। एम्फेसाइजिंग, जोर देते हुए, दैट वाइल दे सीक स्ट्रोंगर एंगेजमेंट विद द यूएस एंड चाइना, कि भाई ये जब ये देखते हैं कि भाई जो इन्हें ना स्ट्रोंगर एंगेजमेंट तो चाहिए यूएस और चाइना के बीच में, नाइदर विशेस टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन पावर, लेकिन मैक्रोन कह रहे हैं कि हमें देखो एंगेजमेंट तो करना है यूएस और चाइना के साथ में, लेकिन हमको ये विश नहीं करते, ये मतलब अपनी इनकी इच्छा नहीं है कि हम किसी भी एक पर डिपेंडेंट हो जाएं, ना तो हम यूएस पर डिपेंडेंट होना चाहते हैं और ना चाइना पर। Beyond bilateral ties, Mr. Modi's visit had broader strategic implications. Beyond bilateral ties, इन दोनों के आपसी संबंधों के पार मिस्टर मोदी की जो विजिट है हैड ब्रोडर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, काफ़ी बड़े स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस मतलब प्रभाव उसके इस विजिट के हैं। द लीडर्स एड्रेस्ड ग्लोबल चैलेंजेस, और ये जो दोनों लीडर्स हैं इन्होंने क्या एड्रेस करा है, ग्लोबल चैलेंज को, जो पूरे विश्व में जो चैलेंज चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, उनको एड्रेस करा है। सच एज, कौन कौन सी परेशानियां हैं, क्लाइमेट चेंज की है, ट्रेड डिस्ट्रप्शंस हैं, एंड द इवॉल्विंग रिस्क पोज्ड बाय एआई, और एआई के द्वारा जो रिस्क इवॉल्व हो रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, उनके बारे में भी इन्होंने अपनी आपस में बातचीत करी है। हाउएवर, लेकिन अ की इशू बोथ साइड्स remained discreet about was on how to navigate relations with Washington। लेकिन जो एक देखो कहाँ पे थे, हाउएवर अ इशू बोथ साइड्स रिमेन डिस्क्रीट, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो दोनों तरफ से कैसा रह गया, काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रीट रह गया, मतलब अभी उसको बात नहीं कर पाई इसके ऊपर ज़्यादा। अबाउट किस चीज़ पर था वो मुद्दा, हाउ टू नेविगेट रिलेशंस विद वॉशिंगटन, कि भाई वॉशिंगटन जो अमेरिका है उसके साथ को रिलेशन को कैसे नेविगेट करें, कैसे उसमें ढूंढें कि अच्छे रिश्ते कैसे बनाएं उसके साथ में। वाइल बोथ लीडर्स सीक टू मेंटेन पॉजिटिव टाइज विद मिस्टर ट्रम्प, जब दोनों लीडर्स जो हैं नरेंद्र मोदी भी और इमैनुअल मैक्रोन भी, ये दोनों कोशिश कर रहे हैं मेंटेन करने का पॉजिटिव टाइज विद मिस्टर ट्रम्प, दे आर वेरी ऑफ हिज अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, अनप्रिडिक्टेबल है, किसी को कुछ नहीं पता वो कब क्या एक्शन लेंगे। तो ये दोनों लीडर्स नरेंद्र मोदी भी और इमैनुअल मैक्रोन भी, दे आर वेरी, वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं ऑफ हिज अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज़, उसकी पॉलिसीज़ को लेकर, इंक्लूडिंग हिज अप्रोच टू टैरिफ्स, जिसमें इंक्लूड है उसकी अप्रोच को टैरिफ, क्योंकि टैरिफ लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं किसी भी देश पर अचानक से, इकोनॉमिक मेजर्स, एंड हिज यूनिलेटरल स्टांस ऑन ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स, और हिज किसके लिए आया है, देखो डोनाल्ड ट्रंप के लिए, तो उसकी जो यूनिलेटरल स्टांस है, उसका जो व्यू पॉइंट है किस चीज़ पर, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर, तो उस पर भी ये सारी चीज़ें उसके लिए वेरी हैं, सतर्क हैं। मिस्टर मैक्रोन इन एन इंटरव्यू आफ्टर पीएम मोदीज डिपार्चर, जब पीएम मोदी चले गए, उनका डिपार्चर हो गया, डिपार्चर होता है चले जाना, तो जब पीएम मोदी का डिपार्चर हो गया उसके बाद मिस्टर मैक्रोन ने एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा दैट मिस्टर मैक्रोन इन एन इंटरव्यू डिड नॉट होल्ड बैक, उन्होंने क्या है, डिड नॉट होल्ड बैक इन क्रिटिसाइजिंग यूएस पॉलिसी ऑन गाजा, उन्होंने ना वापस नहीं लिया उन्होंने अपनी चीज़ों को, वो क्रिटिसाइज करते रहे यूएस पॉलिसी को ऑन गाजा के ऊपर, असर्टिंग दैट, और ये दावा करा उन्होंने, ये जोर दिया दैट व्हाट इज नीडेड देयर इज अ ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन, वो कह रहे हैं, इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं कि जो गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन की ज़रूरत है, नॉट अ रियल इस्टेट ऑपरेशन। वहाँ पर देखो गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन, आप
आप इंसान के रूप में चीज़ों को देखो ना। आप रियल एस्टेट मतलब केवल ज़मीन के लिए क्यों सोच रहे हो? वहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लगाओ। वहाँ कितने निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, कितने लोग बेघर हो गए हैं, बॉम्बार्डमेंट हो रही है। तो आप एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लगाओ, ना कि रियल एस्टेट। आप केवल उसको एक ज़मीन का टुकड़ा ना मानो। तो ये उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन ने जोर दिया है। मिस्टर ट्रम्प्स इंडिपेंडेंट डीलिंग्स विद रशिया एंड चाइना। मिस्टर ट्रम्प की जो इंडिपेंडेंट डीलिंग्स हैं रशिया के साथ में और चाइना के साथ में, ऑफन मेड विदाउट कंसल्टिंग की एलाइज इन यूरोप। वो क्या करते हैं, इनके जो आपस में डीलिंग्स होती है ना रशिया के और चाइना के, ट्रम्प के साथ दिक्कत ये है, ये ना अपनी मनमानी करते हैं हर चीज़ में। अब ये देखो, जो ट्रम्प की जो डीलिंग्स हैं रशिया और इंडिया उसके चाइना के बीच में, इनको कैसे करते हैं ये, विदाउट कंसल्टिंग की एलाइज होते हैं साथी, जो साथी ग्रुप होते हैं, जो साथ के जो इनके दोस्त देश होते हैं, उनसे बिना डिस्कस करे, यूरोप के जो इनके एलाइज हैं उनसे बिना डिस्कस करे वो डील कर लेते हैं। और द इंडो पैसिफिक, यूरोप या इंडो पैसिफिक के जो एलाइज हैं उनसे कंसल्ट करे बिना ही वो डिसीजन ले लेते हैं, डील कर लेते हैं। एंड हिज डिसरिगार्ड फॉर द मल्टीलेटरल ऑर्डर, और ये जो डिसरिगार्ड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट करते हैं मल्टीलेटरल ऑर्डर की, could become a longer term subject of discussion between मिस्टर मोदी एंड मैक्रोन। तो ये काफ़ी लंबे समय तक ये सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन था बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, मतलब मोदी जी और मैक्रोन के बीच में। ये काफ़ी समय तक इस डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर रहे थे कि भाई वो उनको कैसे टैकल करना है। इन द मंथ्स अहेड, आने वाले महीनों में, इंडिया एंड फ्रांस विल लाइकली फाइंड ग्रेटर अलाइनमेंट इन देयर शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस एंड देयर परस्यूट ऑफ कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस। आने वाले महीनों में क्या होगा, इंडिया और फ्रांस विल लाइकली टू फाइंड ग्रेटर अलाइनमेंट, वो आपस में एक और तालमेल बनाएंगे, इन देयर शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग पर, ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस की, जो विश्व में चैलेंज आ रहे हैं, मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं उन पर, एंड देयर परस्यूट, और उनकी खोज जो है वो कोलैबोरेटिव सोल्यूशन के लिए। मतलब कोलैबोरेटिव होता है साथ में काम करने को बोलते हैं, कोलैबोरेटिव सोल्यूशन मतलब समाधान ढूंढने में। चलिए, ये हमने एडिटोरियल कंप्लीट कर लिया है, होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम करते हैं एमसीक्यू। वाई वॉज पीएम मोदीज विजिट टू फ्रांस जियोपोलिटिकली सिग्निफिकेंट। ये जो फ्रांस में विजिट हुई है पीएम मोदी की, ये जियोपोलिटिकली सिग्निफिकेंट क्यों है बताओ। इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट, देखो पहली तो है नहीं, शायद छठी या सातवीं थी। इट हैपन जस्ट बिफोर हिज वॉशिंगटन ट्रिप एंड ग्लोबल अनसर्टिनिटी। हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये कब हुई है, जस्ट बिफोर वॉशिंगटन ट्रिप, वॉशिंगटन ट्रिप की तुरंत पहले हुई है, अमिड ग्लोबल अनसर्टिनिटीज, यही हो जाएगा। इंडिया हैज़ एंड फ्रांस साइन अ फ्री ट्रेड, नहीं कुछ नहीं है। द विजिट वॉज फोकस्ड ऑन कल्चरल एक्सचेंजेस, नहीं कल्चरल को कुछ नहीं है, बस ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये अमेरिका जाने से जस्ट पहले हुई है। नेक्स्ट, विच मेजर इकोनॉमिक इनिशिएटिव डिड बोथ लीडर्स रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू। एक क्या इकोनॉमिक इनिशिएटिव जो बड़े लेवल पर है, दोनों लीडर ने अफर्म किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में कोई जिक्र नहीं आया। एडिटोरियल के बारे में देखो, अंदर जो हमने पढ़ा है उसी पर जवाब देना होता है। एशियान इंडिया ट्रेड पार्टनरशिप का कोई जिक्र आया, नहीं आया। ईयू, यूरोपियन यूनियन और इंडिया इकोनॉमिक अलायंस का कोई जिक्र आया, नहीं आया। जिक्र आया था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। वाई डिड प्रेसिडेंट मैक्रोन क्रिटिसाइज यूएस पॉलिसी ऑन गाजा। गाजा पर उन्होंने क्यों उसको क्रिटिसाइज करा, गाजा की जो पॉलिसी चल रही है यूएस की, अमेरिका की, उस पर क्यों उन्होंने क्रिटिसाइज करा, देखते हैं। ही अक्यूज्ड द यूएस ऑफ ब्लॉकिंग ट्रेड रूट्स, नहीं ऐसा कुछ जिक्र नहीं आया, उन्होंने अक्यूज नहीं करा यूएस को ब्लॉकिंग ट्रेड रूट्स। ही सपोर्टेड द यूएस स्टांस ऑन इजराइल एक्सपेंशन, कोई इन्होंने सपोर्ट नहीं करा, ना इसका कोई जिक्र आया हमारे एडिटोरियल में। ही ब्लेम द यूएस फॉर वर्सनिंग ट्रेड डिसरप्शंस, ब्लेम भी नहीं करा, ऐसा भी कोई नहीं आया। जिक्र आया था ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच का, रादर देन अ टेरिटोरियल यानी कि रियल एस्टेट वाला जो एजेंडा के बारे में बात आई थी। उन्होंने ये कहा था कि ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लगानी चाहिए रादर देन टेरिटोरियल एजेंडा या फिर रियल एस्टेट। आप जमीन का टुकड़ा मत मानो, वहाँ पर लोग भी रहते हैं, उनके बारे में भी आप सोचो। ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे पैसिव वॉइस में बदलना है। इंडिया ऑफर्ड इंडियन मेड रॉकेट लॉन्चर्स टू यूरोप, इसका बनाना है। अब देखो, मैंने बताया है आपको पैसिव में आपको क्या करना होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाओ और शुरू में रख दो, सब्जेक्ट बना दो। फ्रांस ने ऑफर करा है, नहीं, फ्रांस का तो लास्ट में वो आ रहा है। देखो, इंडिया मेड रॉकेट लॉन्चर्स, ये हो गया इंडियन मेड रॉकेट लॉन्चर्स, ये है, ठीक है, यहाँ तक है। टू फ्रांस भी हटाओ, यहाँ से यहाँ तक ले लो, इंडियन मेड रॉकेट लॉन्चर्स, ये बन गया सब्जेक्ट। ऑफर्ड मतलब
ऑफर्ड से हमको पता लग गया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब सिंपल पास्ट में है, ठीक है। और सिंपल पास्ट को कैसे बनाते हैं हम, वॉज या फिर वर से और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो इंडियन मेड रॉकेट लॉन्चर्स वर आ गया, ऑफर्ड टू फ्रांस बाय इंडिया, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो वॉज वर अगर आप वैसे भी देख लोगे ना सारों में, तो जिसमें मिल जाएगा वही ठीक हो जाएगा। देखो इसमें वर्ड वर है नहीं, काट दो। इसमें आर आया है, काट दो। इसमें वॉज आया है, लेकिन इसमें जो हमारा सब्जेक्ट था इंडियन मेड रॉकेट लॉन्चर्स वो नहीं आया, इसको भी काट दो, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एरर फाइंड करना है, नाइदर इंडिया नॉर फ्रांस आर विलिंग टू डिपेंड ऑन एनी सिंगल पावर। देखो आर आया है, नाइदर इंडिया नॉर फ्रांस, नाइदर और नॉर के साथ में जब वो लास्ट वाला आता है उसके हिसाब से फिर यहाँ पर रख लेते हैं, तो यहाँ पर तो सिंगुलर आना चाहिए ना, इज, तो आर गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। आर की जगह पर क्या लग जाएगा यहाँ पर, इज। नाइदर इंडिया नॉर फ्रांस इज विलिंग टू डिपेंड ऑन एनी सिंगल पावर। अगला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइन वर्ड का। दे को चेयर्ड द एआई एक्शन समिट बिफोर ट्रेवलिंग टू मर्सीले। देखो को चेयर्ड तो मतलब ये दे है सब्जेक्ट और इसके साथ में वर्ब भी तो है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, वर्ब है। और एक क्वेश्चन और बचता है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है इसको। मैक्रोन सेड, मैक्रोन ने कहा इंडिया एंड फ्रांस विल कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर। अरे सिंपल है यार, इसको तो विल है ना, विल और शैल को किस में बदलते हैं, विल को बदल देते हैं वुड में। ढूंढ लो ना इसमें वुड कहाँ है, विल नहीं है काट दो, इसमें भी नहीं है काट दो, कैन है काट दो, वुड एक ही में है, बी में, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ये एक्टिव पैसिव, तो बहुत ईजी काम है, वर्ब से ही समझ में आती है सारी चीज़ें। तो विल का वुड बनाएंगे, एक में ही है, वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। मैक्रोन सेड दैट इंडिया एंड फ्रांस वुड कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये कर ली है हमने आज के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। होप आपको बहुत अच्छा लगता होगा इसको देखकर। और ये ना इस तरीके से आप एग्जाम ओरिएंटेड है सारी कुछ, ऐसे ही क्वेश्चन तो मिलते हैं आपको एग्जाम में, यही पैसेज वाले क्वेश्चंस भी ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही आपको आंसर फाइंड करने रहते हैं। और यही क्वेश्चन जो ग्रामर के हैं वो भी ऐसे ही मिलते हैं। तो बस आपको एक रोज़ कितना 6-7 क्वेश्चन तो मैं इसी में करा देता हूँ। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर वाला पार्ट तो यहाँ से कवर हो जा रहा है। और जो वोकैब वाली स्पेशल क्लास है जो अब 10 बजे आएगी, वहाँ पर मैं कितना रखता हूँ यार, 15-20 से 25 के आसपास वहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं। तो आप तो रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो यार मेरे साथ में, इस क्लास को लेने का यही तो मज़ा है, आप चीज़ों को साथ में सीख भी रहे हो और प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, दोनों को मॉर्निंग में ही निपटा दिया करो। और चैनल से, वहाँ से टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करा करो और खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करा करो। देखना भाई, कुछ महीने भी अगर आपने ये काम कर लिया तो आप भाई एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगी आपकी इंग्लिश में। फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, बाकी सब्जेक्ट्स का मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंग्लिश में आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, अगर आप कुछ महीने भी आपने ये सारे काम कर लिए तो। चलिए, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।